नमस्कार दोस्तों। मुंसिफ हो अगर तुम तो कब इंसाफ करोगे, मुजरिम हैं अगर हम तो सजा क्यों नहीं देते। ये अहमद फराज साहब का शेर है। और इसके साथ ही एक हमारे मित्र हैं पुरी साहब, वो लिखते हैं, मेरे जुर्म को ना माफ करे कोई, मुंसिफ है तो इंसाफ करे कोई। तो यह स्थिति है। और यह बात कौन कह रहा है? यह राहुल गांधी कह रहे हैं। वो माफी नहीं आपसे चाहते, वो आपसे नहीं चाहते। वो कहते हैं यदि हमने अपराध किया है, मैं मुजरिम हूं, तो सजा क्यों नहीं देते। यही बात वो कहते हैं। और ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि देश के लिए, देशवासियों के लिए कलंकित करने वाली एक घटना होती है कल। इस भारत देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी दिलाने वाले जो सिपाही थे, उन सिपाहियों में एक सिपाही था नेशनल हेराल्ड, नवजीवन, कौमी आवाज। और इन सब को चलाता था एजेएल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अखबार को शुरू किया था। और जब तक वो प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठे, तब तक वो इस अखबार के सर्वे सर्वा थे। एक तरह से कहें, मालिक तो नहीं थे, लेकिन वो मालिक से ज्यादा थे, क्योंकि जो उनका था फैसला, वही आखिरी फैसला होता था। उन्होंने ही 5000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इससे जोड़ा था, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, जाने कि हमारा अखबार है, देश का अखबार है, स्वतंत्रता आंदोलन का अखबार है। अंग्रेजी हुकूमत ने भी एक लाज रखी थी कि इसके दफ्तर के अंदर कभी नहीं घुसे। उन्होंने प्रकाशन बंद किया, लेकिन कभी छापा नहीं मारा, कभी सील नहीं किया। लेकिन आज अंग्रेजों की नौकरों की जो सरकार है, उनके मुखबिरों की सरकार है, वो नेशनल हेराल्ड अखबार में छापा भी मारती है, उसे सील भी करती है। और देश का जो मौजूदा मीडिया है, वो क्या करता है? वो कहता है यंग इंडिया के ऑफिस को सील किया गया। तो आप समझिए, नेशनल हेराल्ड केवल ईडी की जांच से जुड़ा होने के कारण निशाने पर नहीं है, बल्कि यह इस सरकार का मीडिया नियंत्रण का एक लिटमस टेस्ट है। टीवी मीडिया तो गले तक अपना पट्टा पहन ही चुका है मोदी सरकार का, और अब प्रिंट मीडिया को भी पूरी तरीके से जो है पट्टा पहनाने की पूरी तैयारी है, क्योंकि जब डरोगे तब हमारी सेवा करोगे। तो यह स्थिति है, और इस स्थिति में आज चल रहा है, और यही देश का आज भविष्य बन गया है। लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं? आप नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, कुछ नहीं होने वाले। जी जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर, बीजेपी कह रही है कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जी जी। जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। जी, ये कुछ भी करने से तो मैं मतलब बिल्कुल नहीं डरता हूँ। जो कि घर के बाहर पे बैरिकेडिंग हुई है, उसको कैसे देखते हैं हाँ? आप सर? और लगाएं और बैरिकेडिंग करें। और सर, आपको जिस तरह से कल एआईसीसी मुख्यालय को भी बैरिकेड किया गया है। बैरिकेड करो, सच्चाई को बैरिकेड नहीं करा जाता। सब बढ़िया, और करिए, सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जाता। करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या राहुल जी कल जो आप लोग का कार्यक्रम है, वो आप वो कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नोटिस आया है केसी वेणुगोपाल का कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। देखेंगे क्या किया, पुलिस ने मना किया है, प्रोटेस्ट करेंगे, परमिशन नहीं दे रही पुलिस। आप लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा तो रोकिए, बिल्कुल बिल्कुल। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मेरा।
मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, आम जन की आवाज बनना, और वो मैं बनता रहूंगा, बनता रहूंगा, बनता रहूंगा। तो राहुल गांधी सीधे चुनौती देते हैं, कहते हैं जो करना है कर लो। अब इसी पर हम चर्चा करें तो आप देखिए 2012 से इस मामले को लेकर के शोर मचाया जा रहा है। अदालत में पहुंच गए सुब्रमण्यम स्वामी, लेकिन कुछ नहीं कर सके, क्योंकि अदालत में वो आज तक सबूत नहीं दे पाए कि कहां क्या गड़बड़ हुआ है। उसके बाद अदालत से बाहर सीबीआई को उन्होंने किया, सीबीआई ने जांच की और उसने क्लोजर फाइल किया, उसने कहा कोई गड़बड़ नहीं। ईडी ने जांच की, ईडी ने जांच करने के बाद में 2015 में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्लोजर फाइल की, कहा इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर 2018 आता है, जब चुनाव की तैयारी चल रही होती है, किसकी? लोकसभा की, 2019 के लोकसभा। तो बस शुरू हो जाता है क्या? नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड, और फिर से एक बार जांच खोली जाती है और फिर से जांच शुरू होती। लेकिन कुछ नहीं होता है। 2018 से 19 तक सिर्फ शोर मचता है। फिर 19 के बाद आ जाता है, 19 आ जाता है, पूरा गुजर जाता है, 20 गुजर जाता है, 21 गुजर जाता है, कुछ नहीं होता। 22 आ गया है, आधा 22। जैसे कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो आंदोलन की घोषणा करती है, वैसे ही ईडी फिर से एकदम से तेजी से आ जाती है और आकर के एजेएल, यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड, इन सब के नाम पर फिर से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को परेशान करने में जुट जाती है। तभी राहुल गांधी कहते हैं सुनाओ सजा, क्या सुनानी। तो यह स्थिति है। अब क्या हो रहा है? अब तक कुछ नहीं आया जब, तो क्या कहते हैं, अचानक एकदम से ईडी पहुंचती है, कहां? नेशनल हेराल्ड के ऑफिस में, और ऑफिस में जाकर के कहती है हम जांच करने आए। और उसके बाद में जो जो मैगजीन है इंडिया टुडे, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी की वो बनी हुई है, क्योंकि उसके जो मालिक है टीवी टुडे ग्रुप के, पूरी वो नरेंद्र मोदी के आगे बिल्कुल नतमस्तक है। तो उस मैगजीन में लिखा जाता है कि ईडी सूत्रों के अनुसार कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी को हवाला लेन देन से जुड़े सबूत मिले और उसमें यंग इंडिया परिसर की तलाशी पूरी करने के बाद नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई कर सकती है। वो सोनिया और राहुल गांधी के बयानों के बाद फिर से जो है उसकी जांच कर सकती है और उस पर वो फिर से एक बार उन्हें वो करेगी। इसीलिए उसने वो दफ्तर सील कर दिया है। उस दफ्तर को आप सील करने गए, किसको लेके गए नहीं पता, कैसे आपने किया, वहां किया नहीं पता, लेकिन आप अब कह रहे हैं और कह रहे हैं दफ्तर से दस्तावेजी सबूत बरामद किए गए हैं जो मुंबई और कोलकाता के हवाला ऑपरेटरों के जरिए लेन देन को दर्शाता है। आप समझ लीजिए, यह स्थिति है कि लेन देन बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं और कह रहे हैं यंग इंडिया में इसकी धारा 25 के अधिनियम के रूप में जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी या जितने डायरेक्टर्स हैं कोई भी मौद्रिक लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके बावजूद ये बात कह रहे हैं, तो आप समझिए। और जब ये बात कहते हैं तो एक घटना आपको याद दिलाऊंगा मैं, वो घटना है भीमा कोरेगांव की। भीमा कोरेगांव के मामले में 19 जून 2022 को एक तथ्य सामने आया। अंतरराष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी फर्म जो है सेंटीनेल-1 ने अपनी जांच की और जांच के बाद में बताया कि भीमा कोरेगांव के अभियुक्तों के सिस्टम को हैक करके उसमें सबूत प्लांट किए गए थे और यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पुणे पुलिस ने कथित तौर पर 2018 में भीमा कोरेगांव मामले के अभियुक्तों के सिस्टम को हैक कर उसमें सब कुछ किया। अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी फर्म सेंटीनेल-1 ने अपनी पड़ताल में पाया कि पुणे के पुलिस ने जो है कार्यकर्ता रोना विल्सन और वरवर राव के सिस्टम को हैक किया था और किस तरीके से किया था। इससे आता है सामने कि किस तरीके से उन्होंने इसको एक किया और उसके बाद कहा कि उसमें कंप्यूटर में सबूत मिले हैं, डॉक्यूमेंट्री सबूत। ये वैसे ही है
जैसे आज कहानी गढ़ी जा रही है। अब तक 2012 से 2022 आ गया, 10 साल में इन्हें नहीं पता चला कि कोई हवाला का लेन देन कहीं पर कोई चीज थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं। और इसमें पुणे पुलिस ने जो ये सारी चीजें की हैं, इसको लेकर के जो बातें आई उसमें आया है कि ये जो पुलिस अधिकारी था जिसने कराया है, वो वहां गया और उसका जो है वहां के जिसने हैकर था उसके साथ उसके फोटोग्राफ्स भी हैं, अकाउंट और दूसरे और सारी चीजों को किस तरीके से डिटेल को, पर्सनलाइज जानकारी और सबको पाने के लिए किस तरह से इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा कि किस तरीके से सबके फोन हैक करके और किस तरीके से जानकारी लेने के लिए एक इजरायली फर्म के जरिए खेल किया गया, हिंदुस्तान में जासूसी की गई। वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस पर एक कमेटी बनाई जा रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, तो आज तक पता नहीं। तो अब एक नई कहानी आ रही और ये कहानियां आती रहेंगी। इन कहानियों के बीच में एक और बहुत बड़ी चीज, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं राज्यसभा में। उन्होंने एक चीज कही, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है चल रहा है, क्या ये उचित है? एक और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम डरेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। वो आप समझिए, उनको वो सदन में आज बोल रहे थे और उनके बोलने की बारी थी, और इसी दौरान उन्हें एक समन भेजा जाता है अचानक एकदम से कि 12:30 बजे आप जो है नेशनल हेराल्ड ऑफिस में पहुंच जाइए, वहां पर आपके साथ पूछताछ होनी। सदन में जब सदन चल रहा होता है, कार्रवाई चल रही होती है सदन की, तो उस दौरान जो सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, उन सबको यह एक अधिकार होता है कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए, उनके आवागमन को बाधित न किया जाए, क्योंकि वो कहां पर और कैसे क्या करें। तो वो वहां पर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आवाज उठाते हैं, विपक्ष के तौर पर वो सरकार की तमाम गलत नीतियों का विरोध करते हैं, यही उनका कर्तव्य है। लेकिन उस कर्तव्य से आपको कैसे विमुख किया जाए, इसके लिए अब यह तरीका अपनाया जा रहा है कि सदन चलने के दौरान आपका यह हो रहा है, और सदन के अलावा दूसरी जगह भी यह हो रहा है। सदन से लेकर सड़क तक पूरा पुलिस राज्य बन गया है और भारत पुलिस स्टेट में तब्दील हो चुका है। यह इस बात का सबूत है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत अजय माणिकराव खानविलकर, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, और उन्होंने फैसला सुनाया कि ईडी को असीमित अधिकार है, वो किसी को भी बगैर बताए गिरफ्तार कर ले, एफआईआर कॉपी दे न दे, वो कोई चीज बताए, कहीं कोई भी प्रक्रिया का पालन ना करे, कहीं पर भी छापा मारे, कहीं पे भी जब्ती करे, कहीं पर भी सील करे, उसको अधिकार है। तो यह अधिकार दे करके गए, और यह अधिकार संविधान में जो वर्णित मूल अधिकार हैं उनका सरासर उल्लंघन है। दंड प्रक्रिया संहिता का जो है सरासर उल्लंघन है।
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सरासर उल्लंघन है। आज ये क्या दिखाता है? मोदी जी जब सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं तब भी उनका आंकड़ा 40 से 1% कम होता है। आज जो 17 पार्टियां हैं वो 61% नहीं है तो कम से कम 55% तो हैं। इसका मतलब है देश में एक बहुत बड़ी सहमति है सभी पार्टीज़ में कि ये कानून का दुरुपयोग 75 वर्ष में किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक कानूनी निर्णय दिया, वो एक अलग स्तर पे है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं लिखा उस निर्णय में कि आप जाके इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसको सिलेक्टिवली इनके विरुद्ध कर सकते हैं, उनको नहीं, उनको बाइज्जत बरी कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इतना बड़ा सार्वजनिक रूप से सहमति इस मुद्दे में, वो भी अपनी एक कहानी बताता है और हम इसको पूरी अंत तक ले जाएंगे। हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं मुख्य, उनसे ये दलील करेंगे, हम उच्चतम न्यायालय से करेंगे और हर जगह इसको उठाएंगे। बावजूद इसके ये हो रहा है कि हमारे सामने तो कानून का जो शासन कहा जाता था वो तो खत्म हो चुका है इस समय। और स्थिति ये है, जिस नेशनल हेराल्ड की कंपनी के बारे में कहा जाता है कि उसने इतना फायदा उठा लिया, इतना ये कर लिया, वो कर लिया, उसी पे एक चीज आपको जाननी होगी कि आप तारीख थी 9 मई 2020 और उसके मुंबई कार्यालय को कि एक हिस्से को, एक इमारत को जो है जब्त कर लिया गया था। किस बात पे? कि उसे 16 करोड़ 38 लाख रुपए जो है का जो उसका मूल्यांकन किया गया था, उस मूल्यांकन का उन्होंने जो है टैक्स नहीं दिया है, कर्ज नहीं दे पाए। और उन्होंने जो कर्ज लिया है उसको बनाने के लिए, वो कर्ज जो जिस बैंक से लिया है उसके लिए ईडी इस पे कही है, लिखा है कि पंचकुला में जो उनका प्लाट है, उस प्लाट को उन्होंने गिरवी रख करके जो है लोन लिया और उस लोन से उन्होंने वहां पर उस इमारत में निर्माण कार्य कराया। अब आप एक चीज समझ लीजिए कि लोन से निर्माण कार्य जो करा रहे हैं और जो इस तरह से कर रहे हैं, उनको आप कहेंगे कि वो जाकर के कहीं हवाला से वो कर रहे हैं, कहीं पैसा खा रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ लोन लेते हैं, जो किसी और तरीके से लोन लेते हैं, तो आप समझिए कि आज ये स्थिति है। तो आप सबसे बड़ी बात, कोई कानून इस चीज के लिए प्रतिबंधित नहीं करता है कि कोई पार्टी, राजनीतिक दल ऋण नहीं दे सकता है। राजनीतिक दल का किसी भी कानून के तहत ऋण देना अपराध नहीं है। और नेशनल हेराल्ड को जो 90 करोड़ रुपए का ऋण दिया और उसके बाद उसे माफ कर दिया बगैर ब्याज के, ये नहीं था कि उसमें ब्याज वसूला जा रहा था, कोई प्रॉफिट लिया जा रहा था। इसलिए क्योंकि आजादी का वो स्तंभ, वो सिपाही खड़ा रहना चाहिए जिसने लड़ाई लड़ी थी। तो आप समझिए, जो राष्ट्रवादी अखबार है, राष्ट्र भक्ति के लिए आजादी के आंदोलन को लड़ा था, उस नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए का जो कर्ज देना अपराध हो गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में आर्थिक भगोड़े जो हैं, वित्तीय भगोड़े हैं, उनका 68,000 करोड़ रुपए का कर्ज नरेंद्र मोदी सरकार माफ कर देती है। और ये विलफुल जो है डिफॉल्टर्स थे और उनका माफ कर देती है। ये बात जो है, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे नीरव मोदी हो, या चाहे माल्या हो, तो ये यही सरकार करती है, नरेंद्र मोदी की सरकार करती है। तो आप समझ लीजिए। और दूसरी तरफ सरकार जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि स्विस बैंकों में पैसा जमा है और ये काला धन वापस आएगा और हम लेके आएंगे और सब कुछ, आज 8 साल बाद उनकी वित्त मंत्री क्या कहती हैं सदन में कि स्विस बैंकों में कितने भारतीयों के पैसे जमा हैं वो उन्हें नहीं मालूम और इसकी जानकारी नहीं है। तो आप समझिए, एक तरफ आप ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप कुछ कहते हैं, तीसरी तरफ कुछ कहते हैं। तो राहुल गांधी सही कहते हैं, आप बैरिकेड लगा लीजिए, लेकिन सच्चाई पर बैरिकेड नहीं लगा सकते। हमारे घर पर लगा सकते हैं, ऑफिस पर लगा सकते हैं, हमारे रास्तों पर लगा सकते हैं, लेकिन सच्चाई पर नहीं लगा सकते। कर ले जो करना है, प्रधानमंत्री से मैं नहीं डरता, मैं हमेशा देश हित में काम करता हूं और करता रहूंगा, सुन लो समझ लो। तो राहुल गांधी का यह कहना आसान नहीं है। तो सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता है। हम डरते नहीं हैं,
तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देश की रक्षा करने, लोकतंत्र की रक्षा करने, देश में भाईचारा को कायम रखने के लिए मैं काम करता रहूंगा। ये बात कहते हैं मैं किसी से डरता नहीं हूं। तो सबसे बड़ी बात कि जब कोई नहीं डर रहा होता है तो उसे डराने के लिए प्रतिशोध की राजनीति आ जाती है। इस हद तक, नीचता की हद तक उतर जाते हैं कि देश को आजादी दिलाने वाले अखबार पर छापा मारा जाता है, उस पर ताला लगा दिया जाता है। आप बताइए, जो काम अंग्रेजों ने नहीं किया वो उनके मुखबिर कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। तो आप समझिए, अब वो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं जो राष्ट्र के आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, जो अंग्रेजों के मुखबिर बन के खड़े थे। तो आप समझिए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी कहते हैं कि मैं लड़ता हूं। हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, उनको जो करना है कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा जो काम है मैं करता रहूंगा। तो यह हिम्मत तब होती है जब कोई सच्चा होता है, झूठे में नहीं होती है। आप झूठ बोलते हैं, सदन में बोलते हैं कि महंगाई नहीं है, आप सदन में बोलते हैं कि रुपया तो सामान्य वैसे गिर रहा है, कोई रुपया पस्त नहीं हुआ है। वित्त मंत्री बोलती है 2 अगस्त, और स्थिति यह है 3 अगस्त को ही डॉलर के इंडेक्स में देखते हैं, रुपए में चालू वित्त वर्ष की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट आती है, घरेलू मुद्रा दबाव में आ जाती है। तो साहब ये स्थिति है। जो 40 रुपए में पेट्रोल डीजल बेचने की बात करते थे वो आज 100 रुपए में बेच रहे हैं, और जब दुनिया में इस समय क्रूड ऑयल का दाम गिर गए हैं तब भी 97 रुपए में पेट्रोल है और 90 रुपए में डीजल है। तो यह स्थिति है। तो देश में बेरोजगारी, महंगाई, तमाम संकट खड़े हैं इन सब लोग। और ऐसे में जब मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठाते हैं तो आप उनको रोकते हैं, आप उन्हें ईडी में बुलाते हैं, और ईडी दफ्तर नहीं बुलाते हैं, आप कहते हैं वहां आ जाइए नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में, हम आपसे पूछताछ करेंगे। उसको लेके उन्होंने सदन में कहा। यह स्थिति है। तो आप असल में आप डरे हुए, और जब डरे हुए हैं तो यही स्थिति होगी। जब सदन चल रहा हो तो पुलिस कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का घर घेर ले, राहुल गांधी के घर का घेराव कर ले, कांग्रेस पार्टी का घेराव कर ले, तो लोकतंत्र कहां रह गया? क्या लोकतंत्र जीवित है? सवाल करना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री के जो बड़े खास लेफ्टिनेंट हैं, गृह मंत्री, वो कहते हैं पीएम मोदी की राय के बिना आज दुनिया में कोई फैसला नहीं होता। वहीं चीन देश के अंदर अवैध गांव बसा लेता है, उस पर तो क्या चीन ने जो गांव बसाए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ के बसाए हैं? शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी उस पर कुछ नहीं बोलते, एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो यह स्थिति है। और जब यह स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत है। और इस हालत में होगा तो देश में क्या होगा, कौन कहां जाएगा, इस पर सवाल आएगा। एक बड़ी अच्छी चीज हमारे एक मित्र हैं आर.के. जैन, उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि मैं जब राहुल गांधी को आजकल देखता हूं तो कई बार मुझे राहुल गांधी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की छवि नजर आती है। जैसे दृढ़ता, स्पष्टवादिता, निडरता, देश के प्रति भावनाएं, हर व्यक्ति के प्रति लगाव और संवेदनाएं हैं, नफरत से कोसों दूर जैसी खूबियां नेहरू जी में थी, वही मैं राहुल गांधी में देखता हूं। तो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं आर.के. जैन, उनका यह कहना है। शायद बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कोरे मन से। कहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टॉपर राहुल गांधी, कहां पता नहीं डिग्री है भी कि नहीं है, वो उसके मुकाबले। और वो व्यक्ति आज ईडी चला रहा है, सीबीआई चला रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चला रहा है। इसीलिए सब कुछ बर्बाद है। ईडी भी बर्बाद है, सीबीआई भी बर्बाद है, अर्थव्यवस्था भी बर्बाद है, और देश बिक रहा है, देश बेचा जा रहा है। तो आज देश के लोगों का यह खून नहीं खौलता है, इसके बावजूद तो यह खून नहीं पानी है, क्योंकि आपकी ये बेकार जवानी है। यह देश के आजादी की लड़ाई लड़ने वाले अखबार पर ताला डाला जाएगा और आप मौन देखेंगे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको, नहीं तो आवाज बनना चाहिए, सच की आवाज, सच्चाई की आवाज। मैं तो बनूंगा, आप बनेंगे?
सोचिए आप। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।